चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं लगता कि और कोई ज्वाइन करेगा। बहरहाल चलिए, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और इसमें अब हम एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी एक हमने पढ़ा था कि जो शुरू में कैसे होता था बिल्ट इन फिक्स, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन है पिछले लेक्चर का तो मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो भी आप स्टेप्स लेते हैं, ये वो है। तो डिफरेंस बिटवीन बिल्ड फिक्स क्या था? बिल्ड फिक्स तो एक्सप्लोरेटरी था, लेकिन मॉडर्न सॉफ्टवेयर में कुछ स्टेप्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, फेजेस हैं। ठीक है ना? तो ये है। बिल्ड फिक्स में क्या था? रिक्वायरमेंट लो और कोडिंग कर दो। ठीक है ना? बस ये थे। लेकिन हमने इसमें और फेजेस भी डाल दिए हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, उसकी एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन होती है, और फिर डिज़ाइन होती है, फिर जाके कोड होता है। फिर कोड ऐसे ही नहीं दे दिया था कस्टमर को। अगर हम चेक करते हैं जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से चेक करते हैं, तो दीज आर द फेज। ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिसमें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी था कि ये ऐड करने से क्या होता है। ठीक है ना? कोडिंग एक प्रोग्रामर करता है। प्रोग्रामर का जो स्किल सेट है वो लॉजिक है, लैंग्वेज है कोई। ठीक है, और उसका जो स्ट्रेंथ है वो रिक्वायरमेंट में नहीं है। जबकि रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो होता है उसका डोमेन की नॉलेज होती है, लोगों को वो हैंडल कर सकता है। तो वो वाला स्किल सेट हो तो रिक्वायरमेंट लेना आसान और ज़रा बेहतर हो जाता है। ठीक है, और ये वाला रोल किसी और का है, डिज़ाइन का। ये सारे रोल जब ऐड होते हैं तो कोडिंग को बनी बनाई चीज़ मिलती है, क्या बनाना है, स्क्रीन और रिपोर्ट। उसमें ये अच्छा है, ये काम ये बेहतर कर लेता है। रिक्वायरमेंट लेना इसके बस का नहीं है, तो रिक्वायरमेंट के लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है। तो ये मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रैक्टिस है। बेहतर तरीकाकार हो गया, बेहतर प्रोसेस हो गया जिसमें एरर की गलती कम है। एंड देर आर स्पेशलाइज स्किल सेट एंड रोल्स। ठीक है, टेस्ट कोडिंग नहीं करता है, टेस्ट इंजीनियर होता है, वो बाकायदा ट्रेंड होता है, उसको टूल्स आते हैं, टेक्निक्स आती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़। बिल्ड फिक्स में हम ये क्या करते थे? ठीक है ना, थोड़ा कि आपको याद हो जाए कि हम एक ये वाला स्टेप लिखते थे। ये स्पेसिफिकेशन का मतलब है रिक्वायरमेंट ली, और ये प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम करके देता था। फिर इसमें अगर कोई एरर आए तो ये आपको फिक्स कर देता था। ठीक है ना? मॉडर्न प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। इसको हम जरा डिटेल में देखेंगे। इसमें एरर जितनी जल्दी पकड़ा जाए उतना अच्छा है। तो हम जरा देखते हैं एक बड़ी सी डायग्राम को। ये डायग्राम को इस तरह से देखिए, यहाँ एक ऊपर लिखा हुआ है मॉडर्न प्रैक्टिसेस एम्फसाइज शिफ्ट फ्रॉम एरर करेक्शन एंड एरर प्रिवेंशन। ठीक है, तो एरर करेक्शन क्या चीज़ होती है और एरर प्रिवेंशन क्या चीज़ होती है? अच्छा, एक चीज़ है कि सारे लोगों से कि अगर ये प्रेजेंटेशन जो आपके पास पड़ी हुई है एलएमएस में, तो उसको डाउनलोड करके पढ़ लिया करें क्लास में आने से पहले। तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। ठीक है ना, कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई थी ये तो पूछना ही है सर से। लेकिन सर समझा रहे हैं तो फिर उस वक्त तो समझ में आ जाती है, लेकिन बाद में जब आप उसको रिवाइज करते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आती। ठीक है, एरर करेक्शन क्या चीज़ है? मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें बग आ गया। तो बग आ गया तो बग को सही करना ही करना है, करेक्ट करना है। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एरर करेक्शन। लेकिन एक प्रोग्रामर है जिसके जिसको एक्सपीरियंस है और टूल की नॉलेज भी बहुत अच्छी है। जब वो प्रोग्रामिंग करता है तो नॉर्मली 10% एरर आते हैं। लेकिन एक बच्चा है जो एक्सपीरियंस नहीं है, अभी प्रोग्रामिंग सीख रहा है, तो ऑन एवरेज उसकी प्रोग्रामिंग में 30-35% एरर आते हैं। तो करेक्शन तो ये है कि जिसके भी एरर आएंगे वो सही करने पड़ेंगे। प्रिवेंशन ये है कि जिसके 10% आते हैं वो तो ठीक है, जिसके 30% आते हैं उसको अभी प्रोग्रामिंग नहीं कराओ, उसको ट्रेनिंग कराओ, उसको कुछ एक्सरसाइजेस कराओ। जब उसकी स्किल सेट अच्छे हो जाएंगे तो फिर उसको कोडिंग करवाना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे आप बीमार हो जाते हैं तो दवाई खाते हैं लेकिन प्रिवेंशन क्या है कि बाजार की चीज़ें ना खाएं, और ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, और जो चीज़ें नुकसानदेह हैं तो ये ना खाएं, जो चीज़ आपको। तो दैट इज प्रिवेंशन। ठीक है, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज ए प्रोएक्टिव अप्रोच
अब ये वही चीज़ है, ये है कुछ नहीं, ज़रा इसको हम देखते हैं। इंस्पेक्शन एंड रिव्यू बाय क्यूए डिपार्टमेंट, SQA डिपार्टमेंट। ये देखिए वही चीज़ है, ये अभी इस वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, दो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ये वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हुई है। लेकिन जब रिक्वायरमेंट ले लेते हैं और डिज़ाइन में जाना होता है तो एक टीम उसको रिव्यू करती है, फंक्शन स्पेक्स बनाती है, टेस्ट केस बनाती है। इसी तरह से डिज़ाइन में कोड जाना है तो ये एक टीम है SQA की टीम जो इसको रिव्यू करती है। इसी तरह से कोडिंग से टेस्टिंग में जाती है तो टेस्टिंग होती है। ये क्या है, ये एक्चुअली ये आपका प्रोसेस एक तो बिल्ट एंड फिक्स से अच्छा हो गया, लेकिन नेक्स्ट फेज में जाने से पहले एरर को पकड़ लो ताकि आगे ना जाए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्या करती है, ये एरर्स को प्रिवेंट करती है। ठीक है, एरर्स को आगे जाने से प्रिवेंट करती है। आएगा तो सही करना ही पड़ेगा, लेकिन इतने एरर आ क्यों रहे, इसका रूट कॉज करो और इसको खत्म करो। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में अगर रिक्वायरमेंट मिस हो जाए तो एरर आएगा, और या आपका जो प्रोग्रामर है उसकी लॉजिक स्ट्रांग नहीं है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो भी एरर आ सकता है, उसको लिखना नहीं आता, तो या तो उसको ट्रेनिंग कराएं। तो ये प्रिवेंशन कहलाता है। तो इंस्पेक्शन एंड रिव्यू से, तो ये आप देख रहे हैं बिल्ट एंड फिक्स में, तो ये बिल्ट एंड फिक्स है ना, दो ही, यहाँ तो प्रपोजल आया, उसको भी, प्लानिंग को भी, सबको रिव्यू किया जा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4, ये अब ये वाले जो फेजेस हैं, और ये स्पेशलाइज रोल है। ये रिक्वायरमेंट लेने वाला अलग आदमी है, एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट डिजाइन करने वाला अलग आदमी है, उसका एक्सपीरियंस ही अलग है, कोडर अलग है, टेस्ट इंजीनियर एक अलग होता है, फिर डिप्लॉयमेंट टीम, ये अलग टीम होती है, ये अलग लोग होते हैं। तो ये सब करने से क्या होगा, सॉरी मैंने चला ऑन कर दिया। ठीक है, तो ये करने से क्या होगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें एरर की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। यही इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट साइकिल जो है वो बिल्ट एंड फिक्स से बहुत बेहतर है। इसको आगे जरा देख लेते हैं। अब बिल्ट एंड फिक्स में क्या खराबी थी और इसमें क्या बेहतरी है। बिल्ट एंड फिक्स में हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और कस्टमर को दे देते हैं, और कस्टमर बताता है तो ड्यूरिंग टेस्टिंग, दैट इज आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है ना, तो कोडिंग बस थी, सारी चीजें कोडिंग थी, कोडिंग वाज सिनोनिमस विद प्रोग्राम डेवलपमेंट। यहाँ पर प्रोग्राम डेवलपमेंट तो बहुत थोड़ा सा पार्ट है, रिक्वायरमेंट होती है, डिजाइन होती है, डेवलपमेंट होती है, टेस्टिंग होती है। ठीक है ना, तो सेपरेट फेज है, ईच फेज है, तो ये बेहतर सॉफ्टवेयर बनाएगा इससे। ठीक है, अब ये बिल्ट एंड फिक्स में क्या था, जो आप बताएंगे मैं बना दूंगा, और रिक्वायरमेंट कौन ले रहा था, एक प्रोग्रामर ले रहा था। अब प्रोग्रामर का जो स्किल सेट है वो क्या होता है, उसकी लॉजिक बहुत अच्छी होती है, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, उसका डेटाबेस बहुत अच्छी है, जो जो कोड करने के लिए काम आती है। ठीक है, लेकिन अगर उसको मैंने बैंक में भेजा है या हॉस्पिटल में भेजा है या इंश्योरेंस की कंपनी में भेजा, वो तो उसने पढ़ी नहीं है DHS में। ठीक है ना, तो उसकी तो नॉलेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर साइंसेज है। तो इसलिए रिक्वायरमेंट लेने के लिए एक स्पेशलाइज आदमी जाए, जिसको बिजनेस की नॉलेज हो, पीपल हैंडलिंग आती हो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी हो, रिक्वायरमेंट लिखी कैसे जाती है, टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो वो आदमी बेहतर रिक्वायरमेंट लेगा। तो स्पेशल एफर्ट्स लगाई जाती है ऐसे लोगों को ट्रेन करने में, और ये बकायदा इंजीनियरिंग बन गई है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ऐसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक अलग चीज है, PhD होती है इसमें बकायदा। ठीक है, और ये बिजनेस एनालिसिस भी कहलाती है। तो इसका मतलब है वो ट्रेंड आदमी बेहतर रिक्वायरमेंट ले पाएगा। बात सही है या गलत है? प्रोग्रामर अच्छी रिक्वायरमेंट नहीं ले पाएगा, रिक्वायरमेंट इंजीनियर अच्छी रिक्वायरमेंट ले पाएगा। ये बात सही है या गलत है? सही है या गलत है भाई, सवाल कर रहे हैं सर। सही है सर। स्टूडेंट्स सुन रहे हैं सर की? यस सर। कोई जवाब देगा सर को कि बात सही है नहीं सही है? चलिए, कोई जवाब देने के मूड में नहीं है, आगे चलते हैं। यस सर सही है। हाँ, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्या समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लास में लोग बैठे हुए भी हैं या बस लॉग इन करके कहीं? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट लेना, ठीक है ना, तो अब ये क्या है, ये एक इंजीनियरिंग है कि ऐसे कौन से प्रोसेसेस आप अडॉप्ट कर लें, ऐसी कौन सी टेक्निक्स एंड टूल सीख लें जिससे सॉफ्टवेयर में एरर कम आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब आप
इंजीनियरिंग कर लेंगे और 8 सेमेस्टर करने के बाद जब कहीं जाएंगे किसी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में, किसी अच्छी इंडस्ट्री में, तो फिर आपको पता होगा कि मैं एक बहुत बड़ी टीम का पार्ट हूँ, 200-300 लोगों का। तो यहाँ सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, ये सारी टूल्स एंड टेक्निक्स आप देखेंगे, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट के बाद एक डिज़ाइन होगा, ठीक है, तो डिज़ाइन को हम देखेंगे। उसके बाद फिर आप एक अभी जो हमने पढ़ा है कि दरमियान में रिव्यू एंड इंस्पेक्शन, जो अभी स्लाइड 40 में पढ़ा था, रिव्यू एंड इंस्पेक्शन, कि जब एक फेज से दूसरे फेज में जाए तो एक बाकायदा SQA डिपार्टमेंट होता है जो देखेगा कि कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बेहतरी आ जाएगी, आपका एरर कम आएगा, ठीक है, ये प्रिवेंशन है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक अलग चीज़ है। उसमें क्या था कि कोडर खुद ही कर रहा था, अब यहाँ कोडर नहीं है, एक टेस्टिंग का एक प्रोसेस होता है, टेस्टिंग का एक स्किल सेट होता है। फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन है जिसको आपने टेस्ट करना है, लॉगिन स्क्रीन है, ठीक है। तो लॉगिन स्क्रीन में आप वैलिड यूजर आईडी डालेंगे और वैलिड पासवर्ड डालेंगे। अब क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। तो क्या स्टेप डालेंगे, कौन सा डेटा डालेंगे, वैलिड डेटा डालेंगे, तो इसको ये करना चाहिए। अगर वैसे ही कर रहा है तो पास कर देंगे उस स्क्रीन को, और वैसा नहीं कर रहा है तो उस टेस्ट को फेल कर देंगे। तो टेस्ट केस लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है, तो प्रोग्रामर ने नहीं पढ़ा होता है। तो ये स्पेशलाइज स्किल है, टेस्ट केस कैसे लिखे जाते हैं, टेस्ट को में कौन सा डेटा डाला जाता है, वैलिड डेटा, इनवैलिड डेटा, और अगर बहुत कॉम्प्लेक्स स्क्रीन हो तो कैसे कम वक्त में टेस्टिंग हो सकती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई स्क्रीन है, अब आपने टेस्ट करना है और उसमें है एज। अब एज तो कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो क्या मैं हर एज पे टेस्ट करूंगा, तो हर एज पे टेस्ट नहीं होगा। तो ये टेस्टिंग स्किल्स हैं, ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे चल के। तो इससे क्या होता है, इससे विजिबिलिटी आ जाती है, इससे मेजरमेंट आ जाती है, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट जो है वो मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा था, क्योंकि एक टीम का पार्ट हूँ। तो डॉक्यूमेंट एक तरीके से बनता है, जैसे टेस्टिंग हो रही है तो टेस्टिंग रिपोर्ट होगी, बग रिपोर्ट होगी। तो हर आदमी को आदत है कि किस तरह से रिपोर्ट देखनी है। इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी होगी। हम प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसको प्लान करेंगे, टीम कौन सी लगानी है, कितने दिन के लिए लगानी है और कब कब लगानी है। ये सारी चीजें जो हम बिल्ट एंड फिक्स में नहीं कर रहे थे, अब क्या होगा, सॉफ्टवेयर हमारा अच्छा बनेगा, और यही हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है। बिल्ट एंड फिक्स में तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। तो उसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन आपने की हुई है, रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, तो अगर कहीं गलती हो रही है तो डायग्नोस करना आसान हो जाएगा, ठीक है, कि भाई रिक्वायरमेंट तो ये है और सॉफ्टवेयर ये कर रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, तो उसको डायग्नोस। लेकिन अगर किसी ने जुबानी लिखी हुई है तो, सॉरी जुबानी है, तो फिर उसको तो कहीं जुबानी है ना, किसी के दिमाग में है, तो उसको डायग्नोस करना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके अलावा देर आर सेवरल मैट्रिसेस, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, क्वालिटी एश्योरेंस होती है, अभी जो भी आपने देखी है, ठीक है ना। क्वालिटी एश्योरेंस क्या था, हर स्टेप्स के ऊपर एक आदमी है जो, या टीम है जो रिव्यू करती है, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। लेकिन प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, आपकी रिक्वायरमेंट डिजाइन डेवलपमेंट करने से पहले एक आदमी है जिसको मालूम है ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कौन कौन से लोग चाहिए, उन लोगों को इंगेज करेगा, एम्प्लॉय करेगा। फिर ये वाला काम इतने महीनों का है, उसके बाद ये वाला काम इतने में प्लान करेगा तो उससे, ठीक है। अब प्लान करने के लिए आप 8वें सेमेस्टर में कोर्स पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट प्लानिंग, एस्टिमेशन, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। सॉरी, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको मालूम आना चाहिए कि प्रोजेक्ट छोटा है, बड़ा है। छोटा है तो कितनी टीम लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। अब ये एस्टिमेशन है, पहले नहीं होती थी, अब होने लगी है। अब ये वाला प्लान है तो उसका शेड्यूल कैसे बनेगा, कब से शुरू होगा, दरमियान में क्या होगा, कोडिंग कब होगी, टेस्टिंग कब होगी, पूरा शेड्यूल होगा, 6 महीने का, 7 महीने का शेड्यूल होगा। अब पूरा शेड्यूल बन गया। अब मैं हर 15 दिन बाद अपडेट मीटिंग कर रहा हूँ, या 10 दिन बाद एक स्टेटस मीटिंग कर रहा हूँ। ये हमको प्लान के हिसाब से कहाँ खड़े होना चाहिए था और अभी हम कहाँ खड़े में। अगर सारी टीम प्लान के हिसाब से चल रही है तो आप शाबाशी देंगे। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ये करंट स्टेटस क्या है। अगर प्लान कुछ और था और आप थोड़ा पीछे हो गए तो आप क्वेश्चन करेंगे कि भाई पीछे क्यों है, अभी तक तो ये बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बना, क्या इशू है, कौन टाइम नहीं दे रहा।
किससे काम नहीं हो रहा। तो इससे क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, क्वालिटी एश्योरेंस से, कि आपके जो सॉफ्टवेयर है वो बेहतर तरीके से बनना शुरू हो जाता है, उसमें एफिशिएंसी आ जाती है, यानी चीज़ों को पहली दफ़ा में सही करने का पहली दफ़ा सही हो जाती है, जो होती है डूइंग थिंग्स राइट फर्स्ट टाइम, जो हमने पढ़ा था क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये मॉडर्न लाइफ साइकिल है। अब ये है पहले आप सोचते हैं कुछ बनाना है, और फिर आप उसकी सोचने के बाद फिर आप उसकी स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, स्पेसिफिकेशन के बाद आप उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर आप उसको कोड करते हैं, ठीक है, और फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं। जब ये सब सही हो जाता है, सारा कुछ है, तो फिर कस्टमर को दे देते हैं, डिलीवर कर देते हैं, और फिर कस्टमर चलाता है, मेंटेन करता है उसको, और फिर 5 साल 10 साल के बाद वो रिटायर कर लेता है और कोई नया सॉफ्टवेयर ले लेता है। तो जब तक रिटायर नहीं हो जाता कॉन्सेप्ट से लेकर, ये जब तक आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल है। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल दी हुई है कि एक जैसे अमेजोन का वर्चुअल बुक स्टोर है, तो वर्चुअल बुक स्टोर पहले किसी ने सोचा होगा, फिर सोचा होगा अच्छा ये करने के लिए क्या क्या फंक्शनलिटी चाहिए, स्क्रीन कैसे होंगे, तो स्पेसिफिकेशन लिखी होगी, स्पेसिफिकेशन लिखी होंगी, कितने स्क्रीन होंगे, कितने डिज़ाइन होंगे, पेमेंट कैसे होगी, डिलीवर कैसे होगी, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, ये सारा सोचने के बाद, डिज़ाइन करने के बाद उसकी कोडिंग की होगी, कोडिंग करने के बाद फिर इन हाउस अभी चलाया होगा, चला के ड्राई रन किया होगा, सारे एरर्स रिमूव हो गए होंगे, तो फिर उन्होंने गो लाइव किया होगा, जो आज से कई सालों पहले फिर उन्होंने वेबसाइट डाली होगी, फिर सारा कुछ किया होगा, पेमेंट होती होगी। ये है। अब ये वाला तरीका जो कार है, इससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल है पूरा। तो ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई चैलेंज तो नहीं है, प्रीटी क्लियर, कोई सवाल तो नहीं है इसमें, कोई चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आ रही है। अब ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं, अब इसकी देयर आर डिफरेंट टाइप्स, वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। डिवाइड द लाइफ साइकिल इनटू फेजेस, तो आप ये देखें ना, फेजेस हैं। अभी तो हम ये पढ़ रहे थे रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, लेकिन बात ये कि 1 2 ये सारे फेजेस हैं, सारे फेजेस हैं। जब तक रिटायर नहीं हो जाता ये चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ तक समझ में आ रही है, आगे चलें। यस सर। ठीक है, चलिए चलिए, तो लेक्चर 3 था, खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर इसको बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी ये जो हमने अभी प्रोसेस देखा था, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसकी थोड़ी सी डिटेल ये देखेंगे, प्रोसेस कितने किस्म के होते हैं, प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो प्रोसेस होता क्या है, प्रोसेस और प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, तब यहाँ से लेक्चर 4 शुरू करते हैं। चलिए, अब यही इंजीनियरिंग है। ठीक है, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है क्या चीज़ है। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये होता है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए, तो प्रोजेक्ट का स्कोप होता है। ठीक है, और स्कोप के हिसाब से उसको प्लान करते हैं, फिर आप ये वाले काम करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसको बिल्ड करते हैं और रिलीज कर देते हैं। अब व्हाट इज स्कोप, है किसी को आइडिया व्हाट इज प्रोजेक्ट स्कोप? किसी ने लफ्ज सुना हुआ है प्रोजेक्ट स्कोप को, मालूम है? छोटा स्कोप क्या है, कम स्कोप क्या है, बड़ा स्कोप क्या है, एनी आइडिया है किसी को? सर मतलब इसको इन फ्यूचर इस प्रोजेक्ट की वैल्यू होगी या नहीं होगी। थोड़ा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए। सर सपोज करें किसी को कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना हो, ठीक है, तो वो देखेंगे कि इन द फ्यूचर इसका स्कोप होगा नहीं होगा, मतलब। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं स्कोप क्या है। देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर एक डीएसयू की वेबसाइट बनानी है, तो जिसमें 4 5 या 10 पेजेस हैं वो बनाने हैं, उसमें टेक्स्ट डालना है, तस्वीरें डालनी है।
तो ये एक प्रोजेक्ट है जो रिलेटिवली स्मॉल प्रोजेक्ट है, इसका स्कोप थोड़ा सा है, यानी ये 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में ये वेबसाइट बन जाएगी, क्योंकि ना एक डिज़ाइन बनानी है, कुछ टेक्स्ट डालना है जो यूनिवर्सिटी देगी और तस्वीरें डालनी है, तो एक वेबसाइट बन जाएगी। दैट इज़ ए स्मॉलर स्कोप। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब एक इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर बनाना है, इंश्योरेंस में ये चीज़ें होती हैं, या मैं कहूँ कि आपसे बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है, या मैं आपसे कहूँ कि जनाब एक पूरा ईआरपी बनाना है जिसमें सेल्स होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जिसमें परचेज होगी, इन्वेंट्री होगी, प्रोडक्शन होगी, दैट इज़ ए लार्ज स्कोप। वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, उसमें साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, बड़ी टीम चाहिए, ठीक है। तो स्कोप लॉक होगा प्रोजेक्ट का तो प्लान होगा, ठीक है। और फिर उसी हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा छोटा प्रोजेक्ट जल्दी हो जाएगा, छोटी टीम से हो जाएगा। बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो, तो बड़ा का मतलब है स्कोप बड़ा है, ठीक है ना। स्कोप को यूँ समझ लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूँ इस कि अपनी क्लास की पिकनिक करनी है, तो आपकी क्लास में 14 लोग हैं और ये क्लास की पिकनिक करने में कोई ज़्यादा वो नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ नहीं, पूरे डिपार्टमेंट की करनी है, तो दैट्स अ लार्ज स्कोप। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से करनी होंगी। बस कौन लाएगा, खाने का इंतजाम कौन करेगा, किधर जाना है, और ये सारी चीज़ें कौन करेगा, फलानी चीज़ कौन सी करेगा, तो दैट्स अ लार्जर स्कोप, ठीक है। तो वो वाला प्रोजेक्ट जो पूरी डिपार्टमेंट की पिकनिक करनी है, इट्स ए लार्ज स्कोप। लेकिन एक क्लास की 14 बच्चों की पिकनिक करनी है, इट्स ए स्मॉल स्कोप, ठीक है। अब ये पिकनिक क्यों समझ में इसलिए आ रही है कि टेंजिबल है, विजिबल है, गाड़ी, खाना, फलाना, सारी चीज़ों का इंतजाम। लेकिन सॉफ्टवेयर में लार्ज और स्मॉल नज़र नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो लेकिन बहरहाल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो बड़ा प्रोजेक्ट है तो रिक्वायरमेंट भी टाइम लगेगा, डिज़ाइन भी टाइम लगेगा, कॉस्टिंग डेवलपमेंट भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इंजीनियरिंग में हमने सीखनी है, ठीक है। अभी पूरे पूरे कोर्सेज हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का अलग कोर्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अलग कोर्स है। अभी तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो राइट साइड पे लिखी हुई है, जो किताब में नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये टर्मिनोलॉजी होंगी। आप में से किसी ने सुनी हुई है डिप्लॉयमेंट, यूएटी, गो लाइव, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तो सुना होगा। एनीबॉडी, व्हाट इज गो लाइव, व्हाट इज यूएटी, व्हाट इज डिप्लॉयमेंट? किसी ने सुनी हुई है? सुनी हुई है तो बताएगा सर को। जी, किसी ने सुनी हुई है? क्या बात है, बच्चे जवाब नहीं देते सर को। मुझे इस चीज़ से बड़ा पता नहीं आप लोग अटेंटिव हैं कि नहीं है, सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। देखिए होगा क्या कि जी कोई कुछ कह रहा है, नहीं सुनी, ठीक है चलिए। अब ये तो सुन ही लिया होगा ना, रिक्वायरमेंट डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। अब ये सॉफ्टवेयर जब आपने बना लिया तो रिलीज करते हैं कस्टमर को, तो उसको कहते हैं बिल्ड, ठीक है। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो बिल्ड रिलीज, यानी जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको बिल्ड किया है और ये रिलीज करेंगे, तो बिल्ड रिलीज होती है। अब ये कस्टमर की साइट पे लगाना इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। जाके इंस्टॉलेशन होगी, कॉन्फ़िगरेशन होगी, डेटा लगाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अभी कागज पेंसिल से लिख लीजिए, यूएटी का मतलब है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। एक तो टेस्टिंग ये है जो आप कर रहे होते हैं, लेकिन यूजर को जब आप देंगे तो वो भी चेक करेगा ना, क्योंकि 15-15 स्क्रीन है, उसके डिफरेंट सिनेरियोज हैं, तो यूजर डेटा डाल डाल के चेक करेगा उसको। डिपेंडिंग ऑन द साइज उसमें 2 दिन भी लग सकते हैं और 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, ठीक है ना। यानी अगर छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो 2 दिन में टेस्ट हो जाएगा, 2 दिन में डाल डाल के देखेगा, चेक करेगा, और जब तक सही नहीं होगा वो आगे नहीं जाने देगा, ठीक है ना। तो अब फॉर एग्जांपल एक बैंक को मैंने एक एप्लीकेशन दी है, तो बैंक ऐसे नहीं गो लाइव हो सकता। गो लाइव का मतलब है चल पड़ा है, गो लाइव कर दिया है, वो लाइव कर दिया टेस्टिंग वेस्टिंग करने के बाद। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, और इसमें कोई बग है तो ये वापस ही आ जाएगा और यहाँ से सही होके फिर दोबारा से आएगा। लेकिन अगर सही है तो फिर आप उसको लाइव कर देंगे और फिर आप उसको ऑपरेट करेंगे और मेंटेन करेंगे। तो दे आर टर्मिनोलॉजी कॉल्ड गो लाइव, दे आर टर्मिनोलॉजी कॉल्ड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, और ये डिप्लॉयमेंट है। ये वो है, वो चला रहा है, ऑपरेशन का मतलब वो चला रहा है, ठीक है। और जब में उसमें एनहांसमेंट चाहिए होती है तो वो मेंटेन करा लेता है। तो ये एक साइकिल है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, प्रोसेस क्या चीज़ होती है, प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, हम समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल है आप लोगों से कि कोई प्रोसेस की क्वालिटी से कोई फर्क पड़ेगा प्रोडक्ट की क्वालिटी में? एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इज ए प्रोडक्ट, तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी अगर मेरा प्रोसेस अच्छा है, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा?
फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? चलिए चलिए आपकी हाँ, क्या जवाब है भाई? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। अब क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? अभी तो इतना तकरीर की है सर ने कि बिल्ट एंड फिक्स वाले प्रोसेस से अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा, लेकिन अगर प्रोसेस अच्छा है तो एरर की कमी कम हो जाएंगे और सारा कुछ होगा। ठीक है, तो प्रोसेस की क्वालिटी से बहुत फर्क पड़ेगा आउटपुट के ऊपर। ठीक है, अगर प्रोसेस सही नहीं है तो आपका आउटपुट खराब होगा, फिर सही होगा, फिर सही होगा, फिर सही होगा। ठीक है, चलिए तो अभी चलिए इसको जरा सोचेंगे ये वाली बात में। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? कुछ इम्पोज इंस्ट्रक्शंस हैं, आप ये करेंगे तो बेहतर रहेगा, ये नहीं करेंगे तो ठीक है। जैसे अगर आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो एक ट्रैफिक पुलिस होता है, कुछ रूल्स होते हैं, सिग्नल होते हैं, ये इम्पोज्ड स्ट्रक्चर है। अगर आप सिग्नल पे नहीं रुकेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये हो सकता है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये हो सकता है। तो इम्पोज स्ट्रक्चर होता है ना आपके ऊपर। दूसरों की लाइफ भी खतरे में ना डालें, अपने ऊपर भी जब ट्रैफिक आते हैं तो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर में भी क्योंकि आप 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो भाई ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे बनता है, उसका एक इम्पोज तरीका है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? बेहतर सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, तो बेहतर सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? बेहतर सॉफ्टवेयर का मतलब है कि वो जो आउटपुट है वो प्रेडिक्टेबल हो और रिपीटेबल हो। आउटपुट जो है वो प्रेडिक्टेबल हो। इसका क्या मतलब है? आउटपुट प्रेडिक्टेबल कैसे होगा? अब मैं मुझे जादू नहीं आता है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कुछ आउटपुट अबाउट द स्टूडेंट रिजल्ट। ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ा नहीं है रेगुलरली, उनके नंबर कम आएंगे। ऐसे बच्चे जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं, उनके नंबर अच्छे आएंगे। ये बात सही है गलत है? ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप, ये नहीं कर सकते हैं? सही है ना ये बात? सही है ये बात, ये नहीं है? सही है ये बात, बताइए। यस सर। चलिए तो अच्छा, चलिए दूसरी एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बैट्समैन है और वो उसके पास अच्छा टैलेंट है, खेलता अच्छा है। तो हम ये सोचते हैं कि ये अच्छी बैटिंग करेगा और रन बना लेगा बिकॉज ऑफ हिज स्किल सेट। उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो बॉलर बॉलिंग करके आउट कर लेगा। ठीक है, तो स्किल सेट और प्रोसेसेस अगर अच्छा हो तो हम रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इससे ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कहते हैं अगर प्रोसेस अच्छा है और स्किल सेट अच्छा है तो हम रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? कैसे? एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसका नाम है सिस्टम्स लिमिटेड, जो 40 साल पुराना है और उसमें CMMI लेवल 3 है और लोग ट्रेंड हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो उनके जब भी प्रोसेस और लोग बनाएंगे सॉफ्टवेयर तो बेहतर बनाएंगे, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं DHS उफा से जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं उनका प्रोसेस और इनकी स्किल सेट मिच्योर नहीं है, तो हमारी प्रिडिक्शन ये है कि उनका सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं होगा। ठीक है ये बात? ठीक है ना ये बात? तब यही चीज है कि आपको प्रोसेस मिच्योर करना, लोगों को ट्रेन करना, ये इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब व्हाट इज रिपीटेबल? रिपीटेबल का मतलब है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का मतलब है जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, जब भी कोई प्रोजेक्ट करें, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए या रिपीटेबल होनी चाहिए। मसलन एक बॉलर है, सॉरी एक बैट्समैन है, एक दफा उसने 150 कर दिया, फिर 6 मैच में 0 पे आ गया। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। स्किल सेट तो है लेकिन रिपीटेबल नहीं है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एक आदमी है जो 50 रन करता है या 45 करता है और हर मैच में करता है, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो प्रोसेस भी आपको रिपीटेबल परफॉर्मेंस दें, वेरिएशन ना हो उनके अंदर और उनकी प्रिडिक्शन हो। ये हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, जब लेवल पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे। ठीक है,
पहले ये वर्ड याद रखिए कि जो अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है, प्रोसेस अच्छा होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है और रिपीटेबल होता है। प्रोडक्ट क्या चीज होती है, जरा पढ़िए आप, सर को समझाइए प्रोडक्ट क्या चीज होती है। प्रोडक्ट आर आउटकम ऑफ ए प्रोसेस। तो कॉफी एक प्रोसेस है, सॉरी प्रोडक्ट है कॉफी, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है? गर्म पानी डालो, उसमें कॉफी डालो, उसमें दूध और चीनी डालो और उसको जोरों जोरों से घोलो तो कॉफी बन जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है कॉफी बनाने का। उसका आउटपुट क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है? कॉफी, जो आप पी सकेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ऐसे ही स्टेप है, पहले रिक्वायरमेंट लो, फिर डिजाइन करो, फिर डेवलपमेंट करो। ये करने से एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ठीक है, तो देर आर टू वर्ड, प्रोसेस एंड इट्स मेच्योरिटी। तो अभी प्रोसेस देख लिया हमने, मेच्योरिटी की बात नहीं हुई है अभी। ठीक है, तो मेच्योर प्रोसेस विल हेल्प अचीव प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, यानी इसमें वेरिएशन नहीं होगी, जो आप चाह रहे हैं वही होगा। अभी मैंने मेच्योरिटी को एक्सप्लेन नहीं किया, होल्ड किया हुआ है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में एक स्टेप ये होगा, एक स्टेप ये होगा। अब आलू का चिप्स बनाने तो आप धोएंगे, उसको पील करेंगे, फ्राई करेंगे, फ्लेवर, ये स्टेप्स हैं, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे तो चिप्स बन जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये प्रोसेस है और उसका आउटपुट क्या है? पोटैटो चिप्स। ठीक है, समझ में आ रही है? तो सॉफ्टवेयर बनाने में रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट का प्रोसेस करेंगे। अब आ जाते हैं, तो प्रोसेस का वर्ड समझ में आ गया, प्रोडक्ट का वर्ड समझ में आ गया, क्लियर हो गई ये चीजें। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट में पहला स्टेप क्या है? कस्टमर के साथ मीटिंग करो। दूसरा स्टेप क्या है? एनालिसिस करो। तीसरा स्टेप क्या है? एसआरएस बनाओ। चौथा स्टेप क्या है? वैलिडेशन करो। और फिर ये क्यूए को दिखाओ, ये सब सही है तो फिर आगे जाना। अगर ये सही नहीं है तो इसको फिर सही करो, दूसरा फेज चलाओ, दोबारा से कस्टमर से मीट करो। अब ये वाला जो प्रोसेस है, इससे एरर जो है ना आगे नहीं जा पाएंगे। ये चीज सही हो जाएगी, ये चीज सही होगी तो इसकी डिजाइनिंग सही हो जाएगी। डिजाइनिंग में पूरी दीवार पे आप या ड्राइंग बोर्ड पे आप फेजेस वो बनाते हैं, आर्किटेक्ट इसकी लेयर्स बनाते हैं, फिर आप उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लूजली कपल्ड करते हैं। अभी सारे स्टेप आप करेंगे, फिर आप उसको डिफरेंट पेन से बनाते हैं, कलर ये वाला अलग, ये वाला अलग, सेल्स का मॉड्यूल अलग, फलाने का मॉड्यूल अलग। ये हफ्ता लग जाता है, 10 दिन लग जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज। अब ये आपने अच्छा नक्शा बना लिया, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये नक्शा बना लिया। अब आप उसको कंस्ट्रक्शन करें, अब आप उसको सॉफ्टवेयर बनाएं। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस क्या होगा? ये वाला प्रोसेस अडॉप्ट करने से गलती के चांस कम हो जाएंगे। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें गलती के चांस कम हो जाएं, पहली दफा में काम सही हो जाए, इज कॉल्ड मेच्योर प्रोसेस। तो ये वाला प्रोसेस ज्यादा मेच्योर होगा, या जो हमने शुरू में पढ़ा था बिल्ट एंड फिक्स, वो वाला प्रोसेस मेच्योर होगा? कौन सा प्रोसेस मेच्योर होगा? कौन सा प्रोसेस मेच्योर होगा भाई? सारे लोग क्लास में हैं अभी, कौन सा प्रोसेस मेच्योर होगा? चलिए कोई जवाब आया तो है। ये वाला प्रोसेस होगा, बात तो सही है। अभी प्रोसेस मेच्योर क्यों है? इसलिए प्रोसेस मेच्योर कह रहे हैं कि इसमें गलती के चांस कम है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम हो जाए इज ए मेच्योर प्रोसेस। ठीक है, अब बात समझ में आ गई डेफिनेशन? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा है वो मेच्योर प्रोसेस नहीं है। जो बिल्ट एंड फिक्स है वो मेच्योर प्रोसेस नहीं है, उसमें गलतियां हो सकती हैं। लेकिन ये वाला जो स्टेप, जिसमें स्टेप के अंदर फर्दर स्टेप्स हैं, वो मेच्योर प्रोसेस है क्योंकि गलतियों के चांस कम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दी हुई है कि पहला वाला एग्जाम्पल क्या है? रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट में पहला फेज क्या है? रिक्वायरमेंट मीटिंग करना, फिर एनालिसिस करना, स्पेसिफिकेशन बनाना, वैलिडेशन कराना। तो ये स्टेप्स हैं। ये अगर इस तरह से आपने बनाया तो रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है,
अब डिफरेंट टीम होंगी और डिफरेंट फेजेस होंगे। डिफरेंट टीम, अभी मैंने आपको बताया था कि जो रिक्वायरमेंट लेने वाला है वो प्रोग्रामर नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट लेने वाला वो हो जिसके पास डोमेन की या बिजनेस की नॉलेज हो, लोगों की ईगोज इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हो, हैंडल कर सकता हो, और उसको डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह से आती हो। तो ये फेजेस हैं, पहला फेज, ये दूसरा फेज, ये तीसरा फेज। ठीक है, पहले फेज में क्या है, रिक्वायरमेंट लेनी है, उसकी एनालिसिस करनी है और एक डॉक्यूमेंट बनाना है। डॉक्यूमेंट अच्छा बन जाएगा तो फिर आप डिजाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये वही चीज हम बार बार पढ़े हैं। लेकिन जो सवाल पहले था वो ये था कि अगर प्रोसेस मिच्योर है तो प्रोडक्ट अच्छी होगी। तो यहाँ से तो लग रहा है कि ये सब करने के बाद तो सॉफ्टवेयर खराब नहीं होना चाहिए। जब आप उसको अलग अलग तोड़ रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और लोग भी स्पेशलाइज्ड हैं, यानी जो कोडिंग करने वाला जो आदमी है उसका स्किल सेट कुछ और है, इसका स्किल सेट कुछ और है, इसका स्किल सेट कुछ और है। तो ये बेहतर रिक्वायरमेंट ले पाएगा, डॉक्यूमेंट अच्छी बना पाएगा, ये बेहतर डिजाइन कर पाएगा। और ये इनका काम सिर्फ कोडिंग है, और ये बहुत थोड़ा सा काम है, 1/3 है, और ये अलग लोग हैं। तो अब जो सॉफ्टवेयर बनेगा, डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट एक्टिविटीज एंड डिफरेंट टीम, अब जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो बेहतर और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनेगा। ठीक है भाई, क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अब एक चीज है जो समझने की जरूरत है। अभी तक हम ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट का प्रोसेस। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट के प्रोसेस में फॉर एग्जांपल मेरे पास टेस्टिंग टीम नहीं है, तो मैं कहता हूँ डिजाइन करो, रिक्वायरमेंट लो, डिजाइन करो और कस्टमर को ऐसे ही दे दो। ऐसे ही दे देना चाहिए या टेस्टिंग होनी चाहिए आपके ख्याल में? टेस्टिंग ना करें तो क्या होगा, वक्त बचेगा। कस्टमर जब एरर बताएगा तो हम सही कर देंगे। दे देना चाहिए या टेस्टिंग कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? तो बताएगा सर को क्या कर लेना चाहिए।